Please like, share, subscribe, press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता आर्ट्स एंड एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं सोशल साइंस क्लास 6 चैप्टर 3 को कवर करने जा रही हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने चैप्टर 1 और 2 को कवर कर दिया है। पहले मैं इस चैप्टर को रीड करूँगी, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहें। चैप्टर का नाम है सरकार क्या है। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, पहले इसको पढ़ लेती हूँ। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है। अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतांत्रिक सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाया जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना एवं दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होंगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगी। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून बनाने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है
तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों का चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? अपनी शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। यहाँ पे मेन चैप्टर कंप्लीट होता है और यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको भी मैं रीड और एक्सप्लेन कर देती हूँ। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफरेज
मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। ये चैप्टर मैंने रीड करके कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी एक एक पेज को। तो चलिए स्टार्ट करते एक्सप्लेन करना। सबसे पहले फर्स्ट पेज। हर देश में, चाहे वो कोई भी देश हो, उसमें निर्णय लेने के लिए या कोई भी कानून बनाने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। सरकार की ज़रूरत जैसे कि सड़कें बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, स्कूल कहाँ बनाया जाए, सड़क कहाँ बनाया जाए, किस प्रकार बनाया जाए, इसके लिए सरकार की बहुत ज़रूरत होती है। और भी काम में जैसे कि डाक, रेल सेवा कहाँ चलाना है, इसके लिए सरकार की ज़रूरत होती है। बिजली, या अगर किसी सामान का दाम अगर बढ़ जाता है तो उसको कैसे घटाया जाए, क्योंकि जो लोग गरीब हैं वो कैसे उस सामान का उपयोग कर पाएंगे, इसीलिए उसका दाम कैसे घटाया जाए, इसके लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार का काम ये भी है कि सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना। सभी नागरिकों को ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा कि सभी नागरिकों को पर्याप्त रूप से भोजन मिल सके। प्राकृतिक विपदा जैसे कि सुनामी या भूकंप आने पर उसका सपोर्ट सरकार कर सके और उसकी रक्षा कर सके। अगर कोई हमारे देश में विवाद होता है या अपराध होता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानी हो रही होगी कि इतने सारे काम को सरकार कैसे करती है। तो इन सब कामों को करने के लिए सरकार को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है स्थानीय स्तर पर, दूसरा है राज्य के स्तर पर और तीसरा है राष्ट्र के स्तर पर। जब कोई शहर या मोहल्ले में कोई भी ऐसा काम होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको स्थानीय सरकार पूरा करते हैं और उसकी देखरेख करते हैं। दूसरा राज्य स्तर पर जो सरकारें होती है वो पूरे राज्य को ध्यान में रखती है। जैसे कि हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। और राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, वो पूरे देश को देखता है। इस प्रकार तीनों सरकारें आपस में मिलकर काम करती हैं। और सरकार एवं कानून, सरकार जो है वो कानून बनाती है। जो देश में नागरिक रहते हैं उनके लिए जो देश में नागरिक होते हैं उनके लिए सरकार कानून बनाती है, क्योंकि केवल यही तरीका है जो सरकार अच्छे से काम कर पाती है। सरकार के पास जो है वो कानून बनाने की ताकत होती है, वो कानून बना सकता है। उदाहरण के लिए कि जैसे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अगर कोई भी बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उसे सज़ा मिलती है, सज़ा काटनी पड़ती है, उसे जुर्माना भरना पड़ता है। इसके अलावा अगर सरकार सही से काम नहीं करती है और लोगों की रक्षा नहीं करती है तो लोग भी कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए
अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी नहीं मिल रही है तो वो न्यायालय जा सकता है। न्यायालय जाके अपना अपील कर सकता है। सरकार के प्रकार, सरकार में जो है वो नियम को लागू करना और उसको पूरा करवाने की शक्ति होती है। लेकिन प्रश्न इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार कैसी है। लोकतंत्र में है अगर, तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जो जनता के द्वारा चुना गया सरकार हो। जनता जिसे वोट देकर अपना सरकार बनाती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की जो सरकार होती है उनको अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। और दूसरी तरफ है राजतांत्रिक सरकार, जिसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। राजा अपने पास के सलाहकारों से किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था को पाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई और उसके बाद बहुत सारे संघर्ष किए गए। लोगों के पास उस वक्त पहले अभी जिस प्रकार से सभी लोग वोट दे सकते हैं, पहले उस प्रकार से नहीं होता था। लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार नहीं होता था। सभी लोग अपना शासक स्वयं नहीं चुन सकते थे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पहले वोट देने का अधिकार महिलाओं और गरीबों को नहीं था, जिसके कारण जो पैसे वाले होते थे सिर्फ वही वोट दे पाते थे, या पैसे वाले पुरुष ही दे पाते थे। बाकी स्त्रियां या छोटे जाति के लोग जिसके पास पैसे नहीं हैं वे वोट नहीं दे सकते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत सारे कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार नहीं सह सकता। गांधी जी ने कहा था कि मैं यह नहीं सह सकता कि सिर्फ अमीर लोग ही वोट दे और गरीब और महिलाएं ना दे वोट। महात्मा गांधी का यह कहना था कि जो भी व्यक्ति अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट दे सकता है। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर के कुछ प्रश्न उत्तर हैं, यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसका अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का, और जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका वीडियो डालूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। थैंक यू।